हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, कैसे आप लोग? होप करता हूँ सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। नॉर्मली अब आप लास्ट ऐसे क्लास में हो जो स्कूल का एंडिंग पार्ट होता है। इसके बाद आप सब कॉलेज में चले जाओगे, कोई आईटी कॉलेजेस में जाओगे, कोई डॉक्टरी मेडिकल्स में जाओगे, कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में जाओगे। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। ठीक है। तो बस स्कूल को अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है स्कूल का जिसमें आप एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता ही है, चैप्टर 1 हमारा चल रहा है और ऑलमोस्ट अब हम एंड पे हैं। आज हम उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इससे पीछे की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 जो रिलेशंस का था, एक्सरसाइज 1.2 जो फंक्शंस का था, और साथ में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो एफओजी एंड जीओएफ का कॉन्सेप्ट था उसको पीछे की क्लासेस में खत्म कर लिया था। आज का जो क्लास है हमारा वो बेस्ड है मिसलेनियस पे। मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं इसमें से, लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा स्पेशल बनाता है। अगर एग्जामिनर कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है तो आपको मिसलेनियस हेल्प करेगा। तो जब आप सारे एक्सरसाइज करोगे ही तो एक मिसलेनियस छोड़ के कोई फायदा तो है नहीं, और हर चैप्टर में मिसलेनियस है भी नहीं। ठीक है। तो आज हम अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है। ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि अब बस मैंने अभी कहा कि जो आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है ना, वो पूरा चैप्टर ही एक तरह से मिसलेनियस था। वो और चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। ठीक। तो इसलिए मिसलेनियस एक छोटा सा ही चैप्टर है। इसको आज हम खत्म करते हैं और अगली क्लासेस से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी प्लानिंग स्ट्रेटवे है, जब मेरे 3 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो 1 और 2 क्लास में रिवीजन की फिर से रखूंगा, जिसमें कि तीनों का कंबाइंड बूस्टअप करूंगा विद सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। जैसा कुछ होगा आप भी कमेंट करते रहना। आपकी रिक्वायरमेंट का भी मैं ध्यान रखूंगा। आपका रिक्वायरमेंट हमेशा टॉप पे है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझे पढ़ाना है। आप अपनी जरूरत मुझे शेयर करना, कमेंट करना, उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। ठीक है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें सब कुछ जो आर्ट होता है वो लिखने का होता है। ठीक। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत वेल कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं लिखने को, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस ध्यान से देखना। इसमें सबसे फर्स्ट है मिसलेनियस का कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 और R2 दो अलग अलग रिलेशन है ऑन सेट ए। दोनों रिलेशन सेट ए के ऊपर ही है। ध्यान रखो, एक ही सेट ए है जिसमें दोनों ही रिलेशन है। आपको दिखाना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। 1 by 1 सोचो। R1 और R2 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो, इसका मतलब हो गया कि सपोज एक एलिमेंट है रिलेशन में ए बिलोंग्स टू R1 एंड ए बिलोंग्स टू R2 एज ए बिलोंग्स टू ए। मैं एक सपोज करता हूं कि जिस सेट पे रिलेशन बना रखा है ना, उसका एक एलिमेंट ए है। ठीक। अब जब ये कह रहे हैं कि रिलेशन R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। अगर एलिमेंट ए के अंदर है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए R1 के अंदर ए होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब अपने आप से मैचिंग होनी चाहिए। R2 के अंदर भी ए को होना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2, इसके अंदर भी ए होगा। ए बिलोंग्स टू, मतलब ये इसमें भी है, R1 में भी एक एलिमेंट है, R2 में भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी ए और ए होगा। इंटरसेक्शन का तो स्ट्रेट मतलब होता है ना, जो दोनों सेट्स में हो, जो क्लास 11 में आपने पढ़ा है। तो ए अगर R1 और R2 में है एंड R2 में है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। मतलब जो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। इफ AB belongs to R1 then BA belongs to R1 and
if AB belongs to R2 then BA belongs to R2। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि अगर AB R1 के अंदर है तो BA भी R1 के अंदर होगा, क्योंकि इन्होंने तो इक्विवेलेंस रिलेशन पहले ही दे दिया है, तो R1 तो सिमेट्रिक है ही। इसी तरह से AB अगर R2 के अंदर है तो BA भी R2 के अंदर होगा। इसका मतलब हेंस इफ AB belongs to R1 intersection R2 then BA belongs to R1 intersection R2। मतलब अगर AB R1 और R2 दोनों के अंदर है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन के भी अंदर होगा। और अगर AB R1 और R2 दोनों के अंदर है तो BA भी दोनों के अंदर होगा, क्योंकि वो दोनों तो ऑलरेडी सिमेट्रिक हैं। इसका मतलब कि AB अगर इंटरसेक्शन के अंदर है तो BA भी इंटरसेक्शन के अंदर होगा। सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि इफ AB एंड BC belongs to R1 then AC belongs to R1। जो स्टेटमेंट होता है, जो आपका ट्रांजिटिव का यही स्टेटमेंट होता है कि अगर AB R1 में है और BC R1 में है तो AC भी R1 में होगा, मतलब AC R1 में है। ठीक, सिमिलरली हम थोड़ा सा ऊपर से रब करते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत तो है नहीं। ठीक है, इफ AB BC belongs to R2 then AC belongs to R2। किस रूल से? ट्रांजिटिव। इसका क्या मतलब होता है? ट्रांजिटिव का मतलब अब ये हो गया कि हेंस अब अगर हम ये कहते हैं कि AB BC belongs to R1 intersection R2 then AC must belongs to R1 intersection R2। तो हम यही तो चाहते थे ट्रांजिटिव के लिए कि अगर AB और BC R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो डायरेक्ट ये A और C जो होना चाहिए वो भी R1 इंटरसेक्शन R2 में हो। ठीक है, क्लियर? अब इसका मतलब क्लियर कट ये हो गया कि आप अब ये देख रहे हो कि ये हमारा R1 intersection R2 is also transitive। Hence R1 intersection R2 is an equivalence relation on सेट ए। क्लियर है? ठीक, अब आप देख रहे हो सब स्टेटमेंट का खेल है, बस स्टेटमेंट से ही हमको इसको लिखना है और थोड़ा सा एक दो बार आपको पढ़ना पड़ सकता है। इसको अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये आपको एक क्लासरूम की तरह एक्सपीरियंस देगा, आपके समझने में भी आसानी होगी। सेम टाइम अगर लिखने के टाइम आपको कोई कंफ्यूजन आया तो मुझे तुरंत आप कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि पहले 1 आवर तो मैं चैट पे होता हूं जब आपका ये वीडियो लाइव होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस तरह के क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। देखो इसमें कहते हैं कि x जो है एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, x एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक। R1 बी अ रिलेशन इन x, मतलब x सेट के ऊपर R1 रिलेशन है गिवन बाय R1 रिलेशन में x और y को ऐसे रिलेट किया गया है कि x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3। x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3। मान लो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 माइनस 4 माइनस 3, इट इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर हो रहा है? ठीक,
मतलब 1 की पेयरिंग 4 से होगी, 1 की पेयरिंग 7 से होगी, मतलब इस तरह से पेयरिंग है। दूसरी रिलेशन के बारे में कह रहे हैं R to be another relation on X given by XY belongs to, देखो ध्यान से देखो, R2 का जो रिलेशन X और Y के साथ ऐसे है कि XY belongs to 147 और XY belongs to 258 और XY belongs to 369, then so that R1 equals to R2, मतलब ये दोनों रिलेशंस जो है ये सेम है। ठीक है, अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्यों? अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इस सेट X के ऊपर रिलेशन है, ठीक है, सेट X के ऊपर रिलेशन है, तो पहले तो हम R1 रिलेशन को डिफाइन करते हैं। R1 का क्लियर कट मतलब है 1 का रिलेशन या तो 4 से होगा, 1 का रिलेशन या तो 7 से होगा, बस। ठीक है, 1 और 4 का डिफरेंस 3 होता है, 1 और 7 का डिफरेंस 6 होता है। क्लियर है? अब देखो 2 का रिलेशन, 2 का रिलेशन या तो 5 से होगा या 8 से होगा, इसके सारे मेंबर्स लिख लो, सबसे इजी कॉन्सेप्ट। 2 का रिलेशन लिख लिया हमने। 3 का रिलेशन, 3 का रिलेशन या तो 5 से होगा या 3 का रिलेशन या तो 6 से होगा या 9 से होगा, 6 से होगा या 3 का रिलेशन 9 से होगा। ठीक है, अब देखो 4 में ध्यान देना, 4 का रिलेशन हमारा 1 से भी, एक सेकेंड, एक चीज इसमें मिस कर गई है, सॉरी, 1 4 1 7 2 5 में मैं 1 1 भूल गया। ठीक है, 1 1 भी तो 0 से डिविजिबल है, 1 माइनस 1 क्या होता है? बेसिकली 0। एक बार चेक कर लो, कहीं ये तो नहीं दिया हुआ है कि ये दोनों डिफरेंट है। 1 to 7 R1 be relation in X given that R1 X minus Y is divisible by 3 and R2 be another relation given that XY, अच्छा इसमें 1 4 7 2 5 8 3 6 9 रिपीट नहीं किया गया है, तो आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, इन्होंने कहीं भी 1 1 का कंसेप्ट दिया ही नहीं आपको। ठीक, अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं 3 9 के बाद। 3 9 के बाद नेक्स्ट मेंबर हमारा क्या होगा? अब हम 4 के लिए लिखेंगे तो 4 1, ठीक है, 4 1, 4 के साथ अब क्या होगा अगला? 4 के साथ हमारा आ जाएगा 4 7 एंड आगे कुछ नहीं, 4 1 4 7। 5 के साथ होगा 5 2 और 5 8। ठीक, अब इसके बाद देखो 6 के साथ क्या होगा? 6 3 एंड 6 9। इस तरह से देखो, इसी तरह से हमको रिलेशंस इसमें बनाने हैं। अब देखो आपके में पहले ही कह रहे हैं इफ x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से होगा कि xy इज द सबसेट ऑफ 1 4 7। xy इज द सबसेट ऑफ 1 4 7। यहां आप 1 1 भी लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सबसेट कह रहे हैं तो हम 1 और 1 को इसमें से ले सकते हैं ना, सेट्स में। ठीक, रिलेशन में हम ले सकते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया कि इस तरह से आप रिलेशंस लिखेंगे। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे आप। देखो R1 XY if X minus Y divisible by 3, only possible if difference of X and Y is multiple of 3 like 0 3 6 9 and so on। ठीक, अब देखो हमारे पास R2 में जो दिया हुआ है, R2 में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेट जो है इन R2 वी हैव टू थिंक फॉर 1 4 7 और 2 5 8 और देखो 2 5 8 और 3 6 9। अब आप इसमें सब में देख रहे हो
1 से 4 का डिफरेंस 3 का, 1 से 1 का डिफरेंस 0 का, 1 से 7 का डिफरेंस 6 का, 4 से 7 का डिफरेंस 3 का, सब 3 का मल्टीपल है। 2 से 5 का डिफरेंस 3 का, 5 से 8 का डिफरेंस, मतलब सबको देख लो, सब मल्टीपल है। ठीक है, सो इफ वी pair any two terms of R2, then the difference is multiple of 3। हम क्लियरली देख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 यहां पे तो हम देख ही रहे हैं, डिविजिबल बाय 3। हमें यही R1 में भी कहा गया कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ, हेंस एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड R2 आर इक्वल। ठीक है, सो R1 इक्वल्स टू R2, दैट्स इट। ठीक है, बस आपको यह देखना है कि दोनों की प्रॉपर्टी प्रॉपरली होल्ड कर जाए। कंसंट्रेशन सिर्फ 2 पॉइंट पे रखना है। पहला R1 है कि दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय 3। दूसरा R2 क्या है कि इन्होंने अपने 3 सेट बना दिए, 1, 4, 7, जिसमें कि हर 2 डिजिट का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है। 2, 5, 8 और सब में और लगा हुआ है। 2, 5, 8 में भी सबका डिफरेंस जो है 3 से डिविजिबल है। सेम 3, 6, 9, तो ये तो दोनों ही सेट एग्जैक्टली सेम है। अगर यही मान लो ये सारे का सारा एक ही साथ सेट दे देते और कहते फिर सबसेट है, तो अब ऐसा भी हो सकता था सबसेट में हम मेंबर लेते 1 और 3, इनका डिफरेंस आता 2, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता। तो इन्होंने अलग अलग कर दिया इनको, जो सेट्स के डिफरेंस मतलब 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 जिनके डिफरेंस 3 से डिविजिबल होंगे उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया सबसेट बनाने के लिए। तो आपका काम बिल्कुल आसान कर दिया, बस आपको स्टेटमेंट लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1, 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट 1 to 3 टू इटसेल्फ। ध्यान से देखो, हमें यह कहा गया है कि 1, 2, 3 और यहां भी है 1, 2, 3। इसमें कितने 1, 1 फंक्शन बन सकते हैं? कितने 1, 1 फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं? ठीक, पहला 1, 2, 3, क्लियर कि 1 की 1 से मैपिंग, 2 से 2 की मैपिंग, 3 से 3 की मैपिंग। ठीक, दूसरा 1 की 2 से मैपिंग, 2 की 3 से मैपिंग और 3 की 1 से मैपिंग। क्लियर? अच्छा, तीसरा क्या होगा? तीसरे में हम ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर ले। अब 1 का पहले मैंने 1 से किया, 1 का 2 से किया, अब हम कहते हैं कि 1 का 3 से मैपिंग। ठीक है, 2 का हम किस किस से कर चुके हैं? 2 का 2, 3 से कर सकते हैं, तो 2 का 1 से मैपिंग और 3 का 2 से मैपिंग। तो आप इसको क्या बोलोगे? कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? ध्यान से देखो, 1, 1, 1, 2, 1, 3 तो ये हो गया। अब इसमें होता क्या है, इसको निकालने का एक परफेक्ट तरीका होता है कि 1, 1 में एक का एक से ही मैपिंग होगा ना। तो एक बार मैं इसको फिर से रब करके अब आपको फॉर्मूले पे लेके चलता हूं। मान लो कि आपको 1, 1 फंक्शन बनाने के लिए मैंने बोला, कहा कि इसमें ऐसे मेंबर्स हैं। तो जब आप 1 के बारे में सोचोगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है 1, 1 बनाने के लिए? या तो 1 से 1 की मैपिंग एक ऑप्शन, 1 से 2 की मैपिंग 2 ऑप्शन, 1 से 3 की मैपिंग 3 ऑप्शन। कोई भी एक यूज कर सकते हो ना। तो जब आप 1 के लिए सोचोगे तो आपके पास होंगे 3 ऑप्शंस। ठीक, मान लो 1 से जब आप मैपिंग कर रहे थे तो 2 से कर दिया, 2 यूज हो गया। जब आप अब इस 2 के बारे में सोचोगे तो जो एक यूज हो गया 1 के साथ, वो अब आपके ऑप्शन में नहीं है, बचे हुए 2 ऑप्शन में है। यानी सेकंड कंडीशन में जो होगा, इस कंडीशन में ये होगा 2 ऑप्शंस। ठीक है, एंड जब आप थर्ड के बारे में सोचोगे तो अब तो ऑलरेडी आपने 2 यूज कर लिया ना, अब तो एक ही बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको ले लो। मान लो तो ऐसे कंडीशन में इसमें क्या आएगा? 1 ऑप्शन। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस
इक्वल्स, पहला है 3 ऑप्शन, दूसरा है 2 ऑप्शन, तीसरा है 1, सबको मल्टीप्लाई कर दो 6, जिसको सिंपल टर्म में फॉर्मूला भी कहा जाता है कि इट्स 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो हम आपको एक चीज सिंपल और लॉजिक से समझाते हैं। मान लो कि आपके टीचर ने 3 प्राइज लिए, ठीक है, और कहा कि ये 3 प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ये दूंगा। ठीक, पहले स्टूडेंट को बुला लिया, बोला एक सेलेक्ट कर लो, उसके पास कितना ऑप्शन है? 3, तीनों में से कोई भी एक ले लेगा। अब देखो दूसरा जब आया तो वो देख रहा है एक तो चला गया, अब बचे हुए 2 में से एक लेना है मुझे। ठीक, तो उसके पास कितने ऑप्शन? 2। लेकिन जब तीसरा आएगा तो उसकी कोई चॉइस नहीं है, जो बचा है वही लेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1। ठीक है, जो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ रखा है क्लास 11 में। ठीक, क्लियर? चलो, अब ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं कि सो डेट द फंक्शन, ध्यान से देख लो, सो डेट द फंक्शन एक रिलेशन है जो -1 और 1 के बीच है। x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है, मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। पहले तो ये क्लियर रखो। डिफाइंड बाय fx x अपॉन 1 प्लस मॉड x, और इसमें है x बिलोंग्स टू r इज 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। ठीक, पहले तो देख लो, एक चीज बिल्कुल क्लियर रखो कि x के लिए कितने ऑप्शंस हैं। देखो, ऑप्शंस ऑफ x, अगर x लेस देन 0 है तो आप मॉड फंक्शन में जानते हो कि ये -x होगा, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये +x होगा। ये तो आप फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हो पहले से। ठीक, मॉडुलस फंक्शन जो आपने पढ़ा था, तो इसमें ये चीज मैंने क्लियर कर दिया कि या तो x दोनों ने x नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जैसे देखो फॉर 1 1 फंक्शन, इसका रूल क्या है? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि fx1 को fx2 के इक्वल कर दो, fx1 को fx2 के इक्वल कर दो। अब क्या करेंगे? 1/1 प्लस ये जो x है इसकी जगह एक बार x1 और एक बार x2, तो हम यहां क्या करेंगे? एक बार x1 और 1/1 प्लस मॉड में x2 कर लेंगे। ठीक, अब इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 प्लस x1, हाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस x1 इक्वल्स 1 प्लस x2, ये तो 1 कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों तरफ है। ठीक, अब है आपके पास मॉड x1 इक्वल्स मॉड x2। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? इफ x लेस देन 0, मतलब x1 लेस देन 0, x2 लेस देन 0, मतलब दोनों अगर लेस देन 0 हैं, ठीक, तो ये दोनों ही नेगेटिव होंगे। -x1 इक्वल्स टू -x2, सो x1 इक्वल्स टू x2। इफ x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, x1 इक्वल्स टू x2, सो fx इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, यही तो कंसेप्ट होता है 1 1 फंक्शन का कि fx1 और fx2 को इक्वल कर दो, अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो हमारा ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं हम ऑन्टो फंक्शन की। चलो इसको पहले हम हटा लें। देखो, अब फंक्शन की वैल्यू मैंने हटा दी है क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। देखो fx, अब इसमें आप ऑन्टो के लिए क्या करते थे? फॉर ऑन्टो, अब हम क्या करते थे? fx इक्वल्स टू 1/1 प्लस मॉड x, ऐसे लेके चलते थे। अब इसमें हम कहते थे कि ये तो एक्चुअल में y होता है ना, y इक्वल्स टू fx होता है, तो हम कहते थे इसको x ले लो और इसमें x की जगह y ले लो। ठीक, अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको करना है, और इससे क्या आएगा? x इंटू 1 प्लस मॉड y इक्वल्स 1। ठीक है, अब आपको निकालना y की वैल्यू है,
तो x को तो पहले इधर डिवाइड में ले लो, तो 1 प्लस मॉड y इक्वल्स 1 बाई एक्स, तो मॉड y इक्वल्स 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, 1 बाई एक्स माइनस 1। अब इसका मतलब ये हो गया कि y या तो y इक्वल्स टू या तो ये नेगेटिव होगा या ये पॉजिटिव होगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो वैल्यूज आए हैं ये क्या आर में है, मतलब ये रियल में है, बस इतना देखना है, ठीक। तो अगर x एक रियल नंबर है, मतलब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है, तो एक ही रेस्ट्रिक्शन बच रहा है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में अब x 0 आ रहा है, तो x हमारा 0 नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। क्लियर है? तो अब क्या हो गया, 0 नहीं होने का मतलब 0 की मैपिंग तो छूट गई ना, रियल नंबर से एक नंबर तो हट गया ना, इन्होंने तो कहीं रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं था, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 0 विल नॉट बी मैप्ड इन कोडोमेन, so it is not onto, मतलब 1 तो है लेकिन onto नहीं है, ठीक है, क्लियर, ठीक। प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चंस में, मैं बार बार बताऊं, मिसलेनियस है, थोड़ा एंजॉय करो और प्रैक्टिस करो। ये बेसिकली आपके आईआईटीज के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे का सोच रहे हो सिविल सर्विसेज वगैरह, तो उन सब जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता ही है, आप ही के एनसीईआरटी के बुक्स को रिफरेंस लेके वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी बुक तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे है हमारे पास फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हमें क्या करना है, देखो, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इंजेक्टिव। व्हाट इज इंजेक्टिव? 1 1 पता है, 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन्टो को बोलते हैं बाइजेक्टिव, एंड लास्टली इंजेक्टिव सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव बोलते हैं जब 1 1 ऑन्टो दोनों होता है। 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन्टो को सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव जब 1 1 और ऑन्टो दोनों होता है। क्लियर, ठीक। चलो, अब इंजेक्टिव मतलब सिर्फ हमें 1 1 करना है और तो कुछ करना ही नहीं है, तो फॉर 1 1, अब देखो fx1 इक्वल्स टू fx2, तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। कितने लोगों को आप में से लग रहा है कि अब यहां क्यूब को कैंसिल कर दो और काम खत्म, क्यूब को दोनों तरफ कैंसिल किया, x1 इक्वल्स टू x2, लग रहा है किसी को? नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जब क्यूब्स होते हैं, अगर आप इस तरह से पावर को कैंसिल कर दोगे तो आप अपने रूट्स को लूज कर रहे हो, आप अपने x की वैल्यूज को लूज कर रहे हो। बेसिकली x का पावर क्यूब है, मतलब यहां 3x के वैल्यूज आएंगे, तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि x की वैल्यूज क्या आएगी। ऐसे कंडीशन में आपका अप्रोच ये होगा, कि आप x1 का क्यूब और इसको इधर शिफ्ट कर लो, x2 का क्यूब इक्वल्स टू 0 करो। अब बहुतों से आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, विच इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया x1 माइनस x2 इंटू ए स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये दो फैक्टर्स हैं, या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा, ठीक है। तो हम अब आंसर्स निकालते हैं अपने, आइदर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा पार्ट x1 स्क्वायर x1 x2, देखो x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, तो x1 इक्वल्स टू x2, जो हम चाहते हैं ये हमारा 1 1 आ रहा है इस पोजीशन से, ठीक। लेकिन
हम अब ये देखेंगे कि इससे क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको जरूर चेक करना चाहिए। वैसे हमारा काम खत्म हो गया, हमारा प्रूफ हो चुका कि x1 इक्वल्स टू x2। ठीक, इसको जस्ट एक चेकिंग की जाती है कि इसमें क्या वैल्यू आता है। ये आपके कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर ऑन्टो में ये कंडीशन आ गया तो आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, x ले लो, हम इसको कहते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोच लेते हैं। और x का जो फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिखते हैं। अब देखो माइनस बी मतलब x1 के लिए सोचते हो तो x2 होगा माइनस बी, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर, 4 a की जगह है 1 और c की जगह है x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर। अब देखो आ गया इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां पे x2 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस 3x स्क्वायर रूट के अंदर। तो रूट के अंदर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो क्लास 11 में पढ़ा है। तो ये हमारा ये पार्ट रियल है ही नहीं, इसको हम लिखेंगे इट इज कॉम्प्लेक्स। सो हम इसको बोलेंगे कि एक मिनट यहां मैं लिख देता हूं, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था ना आइदर ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो हमारा सिर्फ यही 0 है और इससे जो हमने प्रूव किया है वही करेक्ट है। इसको बस आपको ये दिखाना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब इससे x की वैल्यू निकालने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं। ठीक, कॉन्फिडेंट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करो इस चैप्टर को बिल्कुल इसी तरह से उड़ाना है। ठीक, जितना कॉन्फिडेंटली उड़ाओगे उतना, इसके साथ खेल करो, खेलो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे खेलोगे उतना कॉन्फिडेंट होते जाओगे। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन्टो फंक्शंस फ्रॉम द सेट टू इटसेल्फ। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन्टो फंक्शंस फ्रॉम द सेट टू इटसेल्फ। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस। फॉर्मूला बताने से पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको बताता हूं। अगर मान लो कि सेट का मेंबरशिप होता 1 2 3, अब आप इसमें कह रहे हो ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 है, तो ये ऑन्टो कब होता, जब 1 2 3 सारे यूज होते, यानी सिंगल टू सिंगल मैपिंग। यानी एक वेरी क्लियर है कि इस तरह का फंक्शन अगर 1 1 होगा तो ही ऑन्टो हो सकता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे इसमें कि दिस फंक्शन कैन बी ऑन्टो इफ it is 1 1 also, 1 1 also. So number of all onto functions equals, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि जब 1 2 3 1 2 3 था तो 3 फैक्टोरियल आया था, जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपके लिए 3 प्राइजेस हैं, कितने ऑप्शंस हैं। ठीक, तो यहां वहां पे 3 था, 1 2 3 तक तो 3 फैक्टोरियल, उसी का ये जनरलाइज फॉर्म है, ये n तक है, तो आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब ऑन्टो बनाने के लिए 1 जब लेंगे तो टोटल ऑप्शंस होंगे n, 2 जब लेंगे तो एक यूज हो चुका होगा n-1, 3 जब लेंगे तो n-2, तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा जब सारा मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक सेट A है 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कितने ऐसे रिलेशन है ये बताने। सबसे पहले देखो, अगर हम एक काम करते हैं, जितने रिलेशंस पॉसिबल है एलिमेंट्स वो एक बार लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 का अगर 1 2 3 से आप रिलेशन करोगे तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, इसी तरह से लिखते जाओ, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3। इसके बाद
1 का हो गया 2 1 2 2 2 3, देन अब हो गया 3 1 3 2 एंड फाइनली 3 3। ठीक है, अब देखो हमें ये तो वो है कि जितने एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल हैं, टोटल कितने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो अब हम कहते हैं कि जो ये तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको यू लिखो, यूनिवर्सल रिलेशन। अब जो हमें रिलेशन निकालना है उसमें इन्होंने कहा है कि 1 2 और 1 3 मस्ट होना चाहिए। एक काम करो, जो मस्ट है उसको तो लिख दो। अब ये कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो अगर 1 प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 होगा, 2 प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब मस्ट 2 2 होगा, और 3 प्रेजेंट है तो 3 3 भी होगा। अब ये कह रहे हैं कि सिमेट्रिक भी है। अब सिमेट्रिक का क्या मतलब, सिमेट्रिक का मतलब तो ये हो गया कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। मतलब ये कि जो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग इतने एलिमेंट्स तो इनमें होंगे ही होंगे। क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इतने एलिमेंट तो इसमें होंगे ही होंगे। अब बात आती है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है, इसको चेक करो। देखो 1 से 2, 2 से 1, तो 1 से 1 इसमें प्रेजेंट है, इसने ट्रांजिटिव बना दिया। 1 से 3, 3 से 1, तो इसमें आप देख रहे हो 1 1, इसने भी ट्रांजिटिव बना दिया। ठीक, अब देखो 2 से 2, 3 से 3 की तो बात हम करेंगे नहीं। अब एक काम करते हैं, इसमें अगर मैं कोई एलिमेंट जोड़ता हूं, मान लो 2 3, ठीक है, तो 2 3 अगर करूंगा तो ऐसे कंडीशन में 3 2 भी आएगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो अब आप ये देखो, इसमें इन्होंने ऑप्शन तो नहीं दिया है, बट ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक्चुअली इसमें 0 रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि अगर मैं मिनिमम को लेके चलता हूं, ये हमारा मिनिमम था, ठीक है, तो अब देखो 1 2 था, यहां पे 1 2, तो 2 1, तो देखो 1 1 है, ये रहा। 1 3 था तो 3 1, तो 1 1 भी है, यानी ये ट्रांजिटिव हो रहा है। और अगर मैं ट्रांजिटिव से बचाने के लिए इसमें 1, देखो हम क्या नहीं डाले थे, 1 2 डाले थे, 1 3 डाले थे। अगर मैं 2 3 डालता हूं तो हमें 3 2 देना ही पड़ेगा। 3 2 नहीं देंगे तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो ये एट एनी कंडीशन ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो ही रहा है, इसलिए इस तरह का कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 0 इसका आंसर होगा। ठीक, चलो ये भी उसी तरह का है, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो जाएगी। अब इसमें कहते हैं द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। 1 2 अगर होगा तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, तो रिलेशन 1, सबसे पहले तो 1 2 की बात कर लें। 1 2 का मतलब है कि 1 1 होगा एंड 2 2 होगा, और इक्विवेलेंस रिलेशन है तो 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 होगा। एक तो रिलेशन यही है, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 2 2। अच्छा 1 2 है और 2 से यहां 1 गया, तो देखो ये 1 1 भी यहां प्रेजेंट है, मतलब ये अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी एक तो यही हो गया 1 2 के साथ। और अब देखो ये R2 के लिए इतने मेंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे, इनको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते, इतने तो आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमें इसलिए लेना पड़ा कि हमें 1 2 को लेना था। अब हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो हम कोई भी एक मेंबर ऐड करते हैं। देखो 1 2 2 1 तो ले ही लिया, अब तो 3 वाला ऐड करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। जब आप 1 3 लोगे तो आपको 3 1 लेना पड़ेगा, तो फिर 3 3 भी लेना पड़ेगा। ये दूसरा हो गया R2, ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसके बाद बचता है R3, तीसरा रिलेशन। तीसरे में जो सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब देखो 1 2 2 1 पूरा ही ले लो आप, 1 2 1 1 2 2 2 1, ये तो पहले से हम लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर जैसे ही 1 3 डालते थे तो 3 1 आ गया, अब जैसे ही हम 2 3 डालेंगे तो 3 2 आ जाएगा। मतलब अब हम इसमें कोई भी छूट रहा है, 4 4 8 एलिमेंट्स, कोई एक एलिमेंट छूट रहा है, 3 3। ठीक है,
तो तीसरा ये हो जाएगा, मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3 ऐसे रिलेशंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें 1 2 प्रेजेंट होगा, ऑन सेट 1 2 3। यही टेक्निक्स होती है इसको करने की, कि एक मिनिमम वाला बना लो और उसके बाद एक एक एलिमेंट ऐड करते रहो, देखो कि क्या चेंजिंग्स आती है। ठीक, मिसलेनियस नाम से ही मिसलेनियस है। ठीक, बहुत सारे पीछे के कंसेप्ट, कुछ ऐसे मॉडर्न कंसेप्ट्स भी आ जाते हैं इसमें, तो इसको थोड़ा सा बार बार देखने को मैं बोलूंगा, अगर आप मिसलेनियस में कमांड चाहते हो तो। दूसरा, चाहते तो हो ही, मैं भी चाहता हूं कि आपका कमांड हो। दूसरा, जब मैं इसका रिवीजन क्लास करूंगा, जो मैंने बताया एक दो चैप्टर्स कम से कम खत्म करके मैं एक रिवीजन क्लास जरूर रखूंगा, कि आप कनेक्ट रहो, आपकी क्लासेस मिस ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं मिसलेनियस के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आपकी सारी बेसिक, सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे। ठीक है, बाकी अभी भी नहीं रहेगा। अभी भी आपको अगर स्टिल कंफ्यूजन है किसी में तो कमेंट करना, किसी अदर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट करना। ठीक है, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर भी मुझे कमेंट कर सकते हो, बुक्स में मैं देख लूंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं करवा दूंगा। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, आज के क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो बस फाइनली लास्ट में जो हम बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, जिससे कि कम्युनिटी बड़ी होगी, हमारी फैमिली बड़ी होगी, आपकी फैमिली बड़ी होगी, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होगा। जितने लाइक मिलते हैं मुझे, वो मेरे लिए बूस्टर का काम करता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।